दोस्तों नमस्कार। क्या वास्तव में भारत की राजनीति उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं? क्या वह समय आ चुका है जब सत्ता और विपक्ष के बीच की सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब एक निर्णायक संघर्ष में बदलने जा रही है? यह पहली बार है कि देश में ऐसी परिस्थिति बनी है जहां सरकार से जवाबदेही मांगने वाले सवाल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों से उन सवालों की स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आ। आज देश के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सरकार जनता के भरोसे से सत्ता में आती है और उसी जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। जब देश में महंगाई बढ़ती है, जब बेरोजगारी युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े करती है, जब शिक्षा व्यवस्था पर संकट की चर्चा होती है, जब किसानों और छोटे व्यापारियों की परेशानियां सामने आती हैं, तब लोकतंत्र की पहली अपेक्षा यही होती है कि सत्ता जवाब दे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान दौर में स्थिति बदल चुकी है। उनके अनुसार सत्ता जवाबदेही की राजनीति से आगे बढ़कर केवल राजनीतिक नियंत्रण की राजनीति कर रही है। यही वह बिंदु है जहां आर पार की लड़ाई की चर्चा शुरू होती है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अब मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लड़ाई कल संसद की चार दीवारी में नहीं लड़ी जा सकती। उनका कहना है कि यह संघर्ष ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर और अंततः राष्ट्रीय स्तर तक जनता के बीच जाकर लड़ना। उनकी रणनीति का आधार यह है कि जब राजनीतिक मुद्दों को मुख्य धारा का मीडिया पर्याप्त स्थान नहीं देता, तब सीधे जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। इसी सोच के साथ कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की, जिसमें देश के हर क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को उठाने और उनके साथ खड़े होने की बात कही गई। यह आंदोलन केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे जनता की रोजमर्रा की परेशानियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे संघर्ष का सबसे संवेदनशील पक्ष चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गई। उनका तर्क है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। इसी संदर्भ में राज्यसभा चुनाव के नामांकन विवाद को एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। आरोप यह है कि मध्य प्रदेश और झारखंड में नामांकन पत्रों में समान प्रकार की त्रुटियां होने के बावजूद अलग अलग निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर दिया गया, जबकि झारखंड में बीजेपी उम्मीदवार को मामले में अलग निर्णय लिया गया। विपक्ष ने इसे कानून की समान व्याख्या के सिद्धांत के खिलाफ बताया। इसके बाद मामला चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई, जिसके बाद विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि यदि चुनाव प्रक्रिया में ही किसी प्रकार की त्रुटि का आरोप है, तो उसका समाधान कब और कैसे होगा। यही वह घटना बताई जा रही है जिसने राहुल गांधी और कांग्रेस के भीतर इस विचार को मजबूत किया कि अब संघर्ष को व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। राजनीतिक बहस केवल देश के भीतर की घटनाओं तक सीमित नहीं। विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। भारतीय क्रू सदस्यों के मृत्यु से जुड़ी समुद्र घटनाक्रम के पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर भी सरकार से जवाबदेही की मांग की गई। सवाल यह उठाया जा रहा है कि जब भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय संकटों में प्रभावित होते हैं, तो सरकार की प्राथमिक प्रतिक्रिया और कूटनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौतों को लेकर भी विपक्ष चिंताएं व्यक्त कर रहा है। उनका कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में भारतीय किसानों, छोटे उद्योगों और घरेलू बाजार के हित सर्वोच्च होने चाहिए।
देश की अर्थव्यवस्था भी इस बहस का एक प्रमुख केंद्र बनी। महंगाई, रोजगार, छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थिति तथा बाजार में घटती मांग जैसे मुद्दों को विपक्ष लगातार उठा रहा है। एमएसएमई सेक्टर को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यदि छोटे उद्योग कमजोर होते हैं तो उसका प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहता बल्कि रोजगार और आम परिवारों की आय पर भी पड़ता है। विपक्ष का दावा है कि सरकार उन चुनौतियों का पर्याप्त समाधान प्रस्तुत करने में असफल रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। परीक्षाओं में एक सामान्य परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और सम्मानजनक रोजगार पाए। लेकिन जब शिक्षा और रोजगार दोनों को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है तो इसका असर पूरे समाज पर दिखाई देता है। विपक्ष की पूरी रणनीति का केंद्रीय विचार यही है कि लोकतंत्र का अंतिम शक्ति जनता के पास होता है। उनका तर्क है कि संविधान किसी सरकार, संस्था या सत्ता प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि देश के नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसलिए यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसकी आवाज संस्थागत स्तर पर पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जा रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच जाकर संघर्ष करना एक राजनीतिक विकल्प बन जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस अपने आगामी अभियान को केवल चुनावी तैयारी नहीं बल्कि एक व्यापक जनसंपर्क अभियान के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य गांव, कस्बों, शहरों और राज्यों तक जाकर लोगों की समस्याओं को समझने और उन्हें राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनना बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। क्या यह आंदोलन वास्तव में देश की राजनीति की दिशा बदल पाएगा? क्या जनता इस संघर्ष को अपना समर्थन देगी या फिर यह भी भारतीय राजनीति के अनेक आंदोलनों की तरह सीमित दायरे में रह जाएगा? इन सवालों का उत्तर आने वाला समय और देश की जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना निश्चित है कि आर पार की लड़ाई का नारा भारतीय राजनीति में एक नई बहस और नए टकराव की शुरुआत का संकेत दे चुका है। आर पार की लड़ाई का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अब बहस केवल किसी एक चुनाव, एक राज्य या किसी एक राजनीतिक घटना तक सीमित नहीं रह गई। विपक्ष का दावा है कि यह संघर्ष लोकतंत्र की पूरी संरचना और चुनावी व्यवस्था को विश्वसनीयता से जोड़ा गया। विपक्ष के अनुसार यह चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करें तो भारत के चुनाव की तस्वीर अलग हो सकती। इसी संदर्भ में विपक्ष कई राज्यों के चुनावी परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उनका दावा है कि गुजरात को छोड़कर कई राज्यों में बीजेपी की राजनीतिक सफलता केवल उसकी संगठनात्मक शक्ति से नहीं आई बल्कि उसके पीछे विभिन्न राजनीतिक समीकरण, गठबंधन, विपक्षी दलों में टूट और संस्थागत फैसलों की भी भूमिका रही है। विपक्षी विश्लेषण के अनुसार गुजरात वह राज्य है जहां बीजेपी ने लंबे समय तक अपने राजनीतिक का आधार और विकास मॉडल के सहारे मजबूत स्थिति बनाई। लेकिन विपक्ष यह सवाल उठाता है कि अन्य राज्यों में मिले चुनावी परिणामों का मूल्यांकन केवल वोटों और सीटों से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि उन चुनावों से पहले और बाद में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही। यह तर्क दिया जाता है कि कई जगह पर दल बदल, गठबंधन और सत्ता परिवर्तन की घटनाओं ने राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया। विपक्ष के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए अलग अलग क्षेत्रीय परिस्थितियां और राजनीतिक सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। असम में कई नेताओं के दल बदलने और नए राजनीतिक समीकरणों का जिक्र किया जाता है।
बंगाल में बीजेपी के विस्तार के पीछे दूसरे दलों से आए नेताओं की भूमिका को भी विपक्ष रेखांकित करता है। बिहार में गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन और दलों में टूट को लेकर कई घटनाओं को विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल मानता। विपक्ष का तर्क है कि जब राजनीतिक दलों को निर्वाचित प्रतिनिधियों की निष्ठा बदलती है और सत्ता के समीकरण बदलते हैं तो जनता के जनादेश की मूल भावना पर चर्चा होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की घटना को विपक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव की राजनीति के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश को लेकर भी विपक्ष की चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठता रहा। विशेष रूप से मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को लेकर समाजवादी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दलों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। विपक्ष के अनुसार यह आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला बड़ा मुद्दा बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषण में दक्षिण भारत को भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। विपक्ष का दावा है कि दक्षिण के कई राज्यों में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और उसे वहां क्षेत्रीय दलों तथा अलग राजनीतिक समीकरण के बीच अपनी जगह बनानी पड़ सकती। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की राजनीति लंबे समय से क्षेत्रीय दलों और अलग सामाजिक समीकरणों से प्रभावित होती रही है। इसलिए विपक्ष को ऐसे बीजेपी की राष्ट्रीय स्वीकार्यता के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता है। क्या संस्थाओं की निष्पक्षता पर बहस लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बन रही है? विपक्ष का सबसे गंभीर आरोप यह है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने वाली संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। उनके निशाने पर चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां और कुछ संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका है। विपक्ष का कहना है कि यदि जनता के मन में यह विश्वास कम होने लगे कि संस्थाएं पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है। यहीं से आर पार की लड़ाई का विचार सामने आता है। विपक्ष का कहना है कि जब संस्थागत रास्तों से समाधान नहीं मिलता तब जनता के बीच जाकर लोकतांत्रिक जन आंदोलन खड़ा करना ही विकल्प बनता है। कांग्रेस नेतृत्व ने इसी सोच के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक अभियान चलाने की घोषणा की। इस अभियान की रणनीति केवल दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं होगी, इसे गांवों, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक ले जाने की बात कही गई। उद्देश्य यह बताया गया है कि जहां भी जनता किसी समस्याएं से जूझ रही है वहां राजनीतिक कार्यक्रम के जरिए उनके मुद्दों को उठाया जाए। यह पारंपरिक धरना प्रदर्शन की राजनीति से आगे बढ़कर जन संवाद का अभियान होगा। कांग्रेस का संदेश है कि लोगों की पीड़ा को केवल चुनावी भाषणों का विषय नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। विपक्ष का एक बड़ा आरोप यह भी है कि मुख्य धारा का मीडिया सत्ता के प्रति पर्याप्त आलोचनात्मक भूमिका नहीं निभा रहा। इसी कारण विपक्ष ने जनता तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष संवाद, यात्राओं, सभाओं और जन अभियानों को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई गई। उनका मानना है कि यदि उनके आवाज मीडिया मंचों पर सीमित की जाती है तो उन्हें सीधे लोगों तक पहुंचना होगा। इस पूरे आंदोलन का मूल संदेश यह है कि यह केवल सरकार बदलने का संघर्ष नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही स्थापित करने का संघर्ष है, ऐसा विपक्ष दावा करता है। उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगार, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, किसानों की समस्या और आर्थिक संकट ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जब एक परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और भविष्य को लेकर चिंतित हो
जब किसान अपनी फसल और आय को लेकर असुरक्षित महसूस करे, जब छोटे व्यापारी बाजार की स्थिति से परेशान हो, तब राजनीति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके सवालों को सुनना और समाधान प्रस्तुत करना होता है। इसी विचार के साथ कांग्रेस अपने आंदोलन को जनता की आवाज बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। निर्णायक सवाल अभी बाकी है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि अंतिम निर्णय हमेशा जनता के हाथ में होता है। सरकारें बनती हैं, सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं उभरती हैं और कमजोर पड़ती हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला मतदाता का होता है। आज आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या यह संघर्ष वास्तव में देशव्यापी जन आंदोलन का रूप लेगा या फिर यह राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। आने वाला चुनाव जनता की प्रतिक्रिया और राजनीतिक परिस्थिति ही तय करेगी कि यह लड़ाई भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज होगी या नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि जवाबदेही संस्थाओं की भूमिकाएं चुनावी प्रक्रिया और जनता के अधिकार को लेकर उठी ये बहस आने वाले समय के राजनीति का केंद्र बनी रहेगी। दोस्तों, हर दौर में राजनीति के संघर्ष अलग अलग मुद्दों पर लड़े गए। कभी यह संघर्ष सत्ता परिवर्तन का रहा, कभी नीतियों का और कभी जनता के अधिकारों और आवाज को केंद्र में रखने का। आज जो बहस सामने खड़ी है उसका मूल प्रश्न यही है, क्या सरकार केवल चुनाव जीतने तक सीमित रह सकती है या चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें हर दिन जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ सकता है। विपक्ष का आरोप है कि आज देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है, छोटे उद्योग दबाव में है, किसान भविष्य को लेकर आशंकित है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। एक परिवार के लिए यह सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, मेहनत करे और अपने पैरों पर खड़ा। लेकिन जब शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, पेपर लीक की घटनाओं की चर्चा होती है और नौकरियों के अवसरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, तो चिंता केवल एक छात्र की नहीं रहती बल्कि वह पूरी समाज की चिंता बन जाती है। विपक्ष यह प्रश्न उठा रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब छोटे और मध्यम उद्योग संघर्ष कर रहे हो, जब व्यापारियों पर दबाव हो, जब बाजार में खरीद क्षमता प्रभावित हो, तब क्या केवल आंकड़ों और दावों से स्थिति बदल सकती है। उनका कहना है कि यह किसी भी लोकतंत्र में आर्थिक नीतियों की सफलता या असफलता पर खुली बहस होना आवश्यक है। इस संदर्भ में सरकार की नीतियों, वित्तीय निर्णयों और विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जब जनता खड़ी होती है तब सबसे मजबूत राजनीतिक समीकरण भी बदल जाते हैं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, राजनीतिक दल बनती हैं, टूटते हैं, नेता उभरते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत हमेशा जनता ही रहती। इसलिए आर पार की लड़ाई का अंतिम फैसला संसद की गतिविधियों से नहीं, जनता के मन में लिखा जाता है। और आने वाला समय तय करेगा कि यह संघर्ष भारतीय राजनीति का एक क्षणिक अध्याय बनेगा या परिवर्तन की एक नई कहानी। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।